नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्या पर। आज हम अपने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज़ को। और इस सीरीज़ के आज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है और एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उन सभी आर्टिकल्स का कनेक्शन किया गया है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीएससी, सारे स्टेट पीएससी एंड देन एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, वेरियस एग्ज़ाम्स से रिसर्च करके इन आर्टिकल्स को निकाला गया है कि कहाँ और कौन से ईयर में ये पूछे गए। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आप बस अपने चैनल को लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। चलिए सीरीज़ शुरू करते हैं अपनी सीरीज़। हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 124(1). इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है कि कैसे हमारा जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। आपको थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग में बता दें तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और साथ ही साथ 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था ही जो थी, ये की गई थी जब हमारा मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन संशोधन होते रहे और आज वर्तमान की अगर हम बात की जाए तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिला के 31 न्यायाधीश हैं। मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा हमारा अगला आर्टिकल 124(2, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति है जो कि राष्ट्रपति करता है, सिंपल सा है। और आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा, सलाह से करेगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और आपको ये चीज़ पता होगी कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो बनता है हमारा मुख्य न्यायाधीश, वो वरिष्ठता के आधार पर बनता है। कि जो जो उनकी आपकी पद्धति होती है कि जैसे जो वरिष्ठ होगा वही बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक आपके एक्सेप्शन भी है कि एक बार ऐसा हुआ था कि आपके जो विधि आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी 1956 में, उसका तर्क दे के सरकार ने हमारे क्या नाम है जो मुख्य न्यायाधीश थे, अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। और जिनका उल्लंघन किया था, आपके हुआ क्या था कि 1973 में केशवानंद भारती के मामले में निर्णय जाने के कुछ घंटों के बाद ही अप्रत्याशित रूप से 3 न्यायाधीश थे उस समय के, जे.एस. शेलट, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर, इनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करके अजीत नाथ रे को न्यायाधीश बना दिया गया था। और तर्क के रूप में बताया गया था कि ये जो 1956 की रिपोर्ट है, इसके आधार पे ये लिखा गया है, हमारी विधि आयोग की जो 1956 की रिपोर्ट, उसमें लिखा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, उनके गुण और उपयुक्तता पर भी की जानी चाहिए। तो ये था। हालांकि 13 न्यायाधीशों की एक हमारी पीठ बैठी थी, जिसके उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे एम एम सीकरी थे। तो उनके जो हमारे अध्यक्षता में जो पीठ बैठी थी, उसके उन्होंने इस मामले को रद्द कर दिया था। ठीक है। और एक बार ऐसा और भी हो चुका है, 1977 में ए.आर. खन्ना की बजाय एम.एच. बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन कर दिया गया था ए.आर. खन्ना की। तो ऐसा हो गया। लेकिन 1993 में एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस इंडियन फेडरल, 1993 में। इसमें ये बताया गया था कि उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। तो अब तब से वो न्यायाधीशों का वो मामला हो गया है। और इसके अलावा हमारा अगला आर्टिकल 124(3 में हमारे आर्टिकल में जो है वो न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन किया गया। इसकी 3 योग्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। फर्स्ट एंड ऑल कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में कम से कम 5 या 5 साल तक से या ज़्यादा न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, या एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक एडवोकेट रहा हो, और राष्ट्रपति की राय में एक डिस्टिंक्टिव जो आपकी जूरिस्ट रहा हो, एक पारंगत एक जूरिस्ट या विधिवेत्ता रहा हो। ठीक है, आपको याद रखना होगा। इसके अलावा हमारा अगला आर्टिकल है 124 सब क्लॉज 4, 124(4). इसमें बताया गया है कि कैसे न्यायाधीशों को हटाया जाना है। ठीक है, और उनकी पदावधि क्या हो सकती है। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो आपको पता है कि पदावधि 65 वर्ष की आयु तक होते हैं उसमें। और पदावधि के संबंध में आपको बता दें कि इसमें हमने ऐड तो कर दिया है, बट इसे 124 सब क्लॉज 2A में इसे बताया गया है। ठीक है,
तो मेनली जो 124 के सब क्लॉज 4 में वर्णन है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश उनको पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है, इसमें उनको दो ही तरह से हटाया सकता है, या तो वो इनकैपेबल हो चुके हों, असमर्थ हो गए हों, या सिद्ध कदाचार या प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो। तो अगर उनको हटाना है तो मैं कुल सदस्य संख्या के बहुमत और जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो हमारे वोटिंग कर रहे हैं उन जितने मेंबर्स हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, तभी उनको आप हटा सकते हो। ठीक है। और आपको बता दें कि किसी भी अगर आपको जज को हटाना है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो सेम सेशन में राष्ट्रपति के सामने प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ये इसका प्रावधान है। हमारा अगला आर्टिकल 124(6). 124(6) में बताया गया है कि शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में दिया गया है। तो आपको बता दें जो राष्ट्रपति की शपथ है ये आपके अनुसूची 3 में जो शपथ का प्रारूप है वो दिया गया है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला आर्टिकल है 125। इसमें न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात की गई है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, याद करने लायक है। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 126 अनुच्छेद 126, जिसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। आप इसे कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है। इसमें मान लीजिए कि जब कोई मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया हो या अनुपस्थित हो या मतलब असमर्थ हो, हटा दिया गया हो, तो उस समय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को इसमें किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127, जिसमें एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति के बारे में है। तदर्थ न्यायाधीश जिसे हम कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ शब्द का मतलब आप पहले समझ लें कि तदर्थ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी निर्णय में हमें, जैसे उच्चतम न्यायालय का कोई सेशन है उसको अगर हमें चालू करना है, आयोजन करना है, तो उसके लिए कोरम अगर नहीं कंप्लीट हो पा रहा, कोरम का मतलब ये होता है कि पीठ में जो सदस्य हैं अगर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कोरम को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और आपको बता दें ये जो तदर्थ न्यायाधीशों की ये जो अपॉइंटमेंट है ये जो आपके फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रेरित है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। और एक चीज़ को और आपको बता दें, तदर्थ न्यायाधीश में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपॉइंट होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 128। तो आर्टिकल 128 में जो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे रिटायर्ड जज होते हैं, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं, इनको बैठने और काम करने से संबंधित है। ठीक है। कि मान लीजिए होता क्या है, कभी कभी आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति की बिना किसी पूर्व स्वीकृति को लेकर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को बैठाने और कार्य करने का काम दिया जा सकता है। ठीक है। हालांकि वो उसकी मर्जी के ऊपर होगा जिसे बैठाया जा रहा है। फिर है हमारा अगला आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय, जिसे आप कहते हो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में मतलब आपकी ये बताया गया है कि आपके मतलब जितने भी हमारी कोर्ट की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, ये सब आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है न्यायालय में आपके। और एक चीज़ और इसमें सबसे मेन बात आपको हम बता दें कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में भी वर्णन किया गया है। इससे संबंधित एक हमारा पास हुआ था एक्ट, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971। उसके अनुसार ये था कि न्यायालय के दो तरह से अवमानना हो सकते हैं, कंटेम्प्ट हो सकते हैं, एक तो सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट में जैसे ये कि कोई जो हमारा उनके निर्णय होते हैं, डिक्री होती है, आदेश वगैरह, रिट है, तो उनको जानबूझ के अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो ये आपका सिविल कंटेम्प्ट है। इसके अलावा या कोई ऐसा प्रकाशन, पब्लिकेशन या काम कर रहे हैं जो न्यायालय की निंदा कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सुप्रीम कोर्ट को आप या किसी भी कोर्ट को अगर आप भला बुरा कह रहे हैं, तो ये हमारे क्रिमिनल कंटेम्प्ट के हाथ में आता है। तो सरकार जो हमारा न्यायालय है इसके लिए कार्रवाई कर सकता है, 6 महीने तक की सज़ा या 2000 रुपये तक का जुर्माना दोनों दे सकती है। इसके अलावा रिकॉर्ड फॉर्म में भी रखा जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है 130 अनुच्छेद 130। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के आसन के बारे में बात की गई है। ये चीज़ आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि आपके जो इसमें आपके बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, आपको ये तो पता ही होगा इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, हमारा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन किसी अन्य स्थान पे भी सुनवाई कर सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश जो है, अगर हमारे राष्ट्रपति की जो अलावेंस है, ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत कर सकता है। आपको बता दें अब तक 2 जगह ऐसा कारनामा हो भी चुका है, हैदराबाद और श्रीनगर, जहाँ पे हमारे ऐसी बैठक को किया हुआ है
सुप्रीम कोर्ट ने। हमारा अगला आर्टिकल 131 है। इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो मतलब जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये कुछ मामलों के एब्सोल्यूट अधिकार है उसके पास। कुछ मामलों को वो चाहे तो अपने पास मंगा के उसकी डायरेक्ट सुनवाई कर सकता है। मान लीजिए कि जैसे भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो गया, दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो गया हो, ठीक है, जहाँ पे भारत सरकार या राज्य की एक तरफ से मतलब भारत सरकार और अन्य मामलों में बहुत ज़्यादा हो, तो इनमें आपके आर्टिकल 131 के अंतर्गत ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है, खुद ही आपका मामला उसको देख लेगा। हमारा अगला आर्टिकल 132 है। बस इसमें संवैधानिक मामलों में अपील के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें मतलब ये बताया गया कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा मान लीजिए कोई सिविल या क्रिमिनल या कोई भी जो आदेश उनके द्वारा दिया गया सिविल मामले में, तो इसकी अपील जो है हाई कोर्ट में की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तब तक नहीं जा सकती जब तक आप सुप्रीम कोर्ट से 134A के तहत आप जो उसका आपका प्रमाण पत्र होता है उच्च न्यायालय की तरफ से, कि ये बताना होगा उच्च न्यायालय को भी ना कि इसमें इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, संविधान की इंटरप्रिटेशन सही से हुई है कि नहीं, इस मामले में जब तक प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलेगा आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना। एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि ऐसे मामलों की सुनवाई में के लिए कम से कम 5 जो हमारे न्यायाधीशों की संविधान पीठ बैठती है। ये आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में बताया गया है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 133 अनुच्छेद 133 में। इसमें सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में बताया गया है। और ये तभी किया जा सकता है जब उस मामले में मान लीजिए कि कोई जो हमारा कानून है उसके व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट अपने में उसको माने कि हाँ इसमें कोई महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं अपने अगले अगले आर्टिकल में। हमारा अगला आर्टिकल है 134 सर्वोच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में क्षेत्राधिकार, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है आपके उस जो हमारा उच्च न्यायालय ने अगर अधीनस्थ न्यायालय के जो हमारे एक्विटल होते हैं, दोष मुक्ति जो आदेश जो होता है उसको अपील में उलट दिया हो, या जो हमारा अभियुक्त है उसको दोष सिद्धि करते हुए मृत्युदंड दे दिया हो, तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि जैसे कभी कभी हाई कोर्ट ने किसी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई केस अपने पास मंगा लिया हो, ठीक है, उस पर मृत्युदंड दे दिया, उसके खिलाफ भी आप दे सकते हो। तो कुल मिला के मामला अपील योग्य अगर होगा तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारा आर्टिकल 134 के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको कोई फाइल करनी है किसी आदेश की, मतलब लोअर कोर्ट की, तो आपको एक प्रमाण पत्र पास करवाना होता है। तो ये चीज़ आपकी 134A में बताई गई है। हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 135। हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे भूल सुधार कर लें कि मतलब आपके, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 136, तो इसमें है कि विशेष इजाज़त से आपके सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने का प्रावधान है। मतलब आप विशेष इजाज़त लेके सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आप फाइल कर सकते हो, उसकी अपील कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको अगर हम इसके बारे में थोड़ा समझाएं तो इसमें मतलब ये चीज़ बताई गई है कि आपके इसमें किसी भी न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा जो कोई भी आदेश या डिटर्मिनेशन या सेंटेंस दी गया है मौत का या कुछ भी तरह का, तो उसकी अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है, ठीक है। एक चीज़ और है, लेकिन इसका सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये किसी भी तरीके के सशस्त्र बल जो हमारे होते हैं, आर्म्ड फोर्स जो होते हैं, उनसे संबंधित जो भी हमारे न्यायालय होते हैं, मतलब मार्शल कोर्ट जो होती हैं, जो हमारी आर्म्ड कोर्ट होती हैं, उसके निर्णय के खिलाफ आदेश मतलब इजाज़त नहीं दे सकता हमारा सैनिक न्यायालय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए, हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 137। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा की जाती है, पुनर्वलोकन की शक्ति है। मान लीजिए आप इसे मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो जो उसने आदेश दिया हुआ है वो उसको फिर से रिव्यू कर सकता है, रिव्यू जुडिक्शन भी इसे कहा जाता है, ठीक है, परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। इसी तरह से हमारा अनुच्छेद 138 है। अनुच्छेद 138 में ये है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना। कहने का मतलब ये है कि उनके जो भी राइट्स होते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाना, उनके प्रिविलेजेस को, ठीक है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट को जो यूनियन लिस्ट के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी जो संसद उसे देगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमारा अगला आर्टिकल है 139 139। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। और रिट आपको पता है कि मूल अधिकारों को लेकर रिट जारी करी जाती है, ठीक है। ये अनुच्छेद 32 में ये चीज़ आपकी बताई गई है कि उच्च मतलब अगर आप हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद न्यायालय हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए रिट जारी कर सकता है, ठीक है। आपको पता है ना, चार पांच पांच तरह की रिट होती हैं।
बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर। अच्छा, ये शुद्ध हिंदी के वर्ड्स हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा अनुच्छेद 140 है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों के बारे में, अनुषंगिक शुद्ध हिंदी शब्द है, अगर इसे इंग्लिश में देखें तो एंसिलरी पावर्स के बारे में बताया गया है। ये शायद शब्द आपको नहीं क्लियर होगा, तो आपको बता दें कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसी अनुषंगिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो संविधान द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारिता को अधिक प्रभावी प्रयोग करने के लिए बहुत जरूरी हो। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, अनुषंगिक शक्तियों का मतलब ये होता है इम्पोर्टेंट पावर्स। ठीक है, कि मतलब उससे और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकने के लिए ज़रूरी हो। इसी तरह से हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 141। ठीक है, अनुच्छेद 141 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी घोषित कानून या निर्णय है उन सभी न्यायालयों पर ये लागू होगा। मतलब चाहे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों राज्यों के, इन सब को अनुच्छेद 41 का पालन करना हो। मतलब जो भी घोषित किए गए हैं कानून, सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा उसे बिना विरोध के मानना होगा, ये अनुच्छेद 141 में बताया गया है। उसी तरह से अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और डिक्री आदि के परिवर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, अपने समक्ष लंबित कोई भी उसका वाद या विषय हो, में ऐसी डिक्री आदेश पारित कर सकता है जो पूर्ण न्याय को करने के लिए आवश्यक हो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अभी भी समझ सकते हैं। जो हमारा अयोध्या का मामला हुआ था, अभी राम मंदिर का मामला हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल का यूज़ करके, मतलब अपने विवेक से ऐसा आदेश दिया जो सभी को सर्वमान्य हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपको और बता दें, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना, हो सकता है पूछा जा सकता है कि अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद का प्रयोग किया था। ठीक है, और नहीं इनडायरेक्टली रूप से हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। इसके अलावा ये पूरे भारत में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, किसी भी दस्तावेज को प्रोडक्ट कराने, प्रोडक्शन पेश कराने, उसके कंटेम्प्ट के लिए दंड देने के लिए कोई भी ऐसा आदेश दे सकता है। ठीक है, चलिए, ये यूपी पीसीएस के हालांकि मीन्स में आ चुका है, 14 में हुआ था पेपर ये 2014 में। इसके अलावा 143 बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आपके राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति है, कि मतलब हमारे राष्ट्रपति को अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई भी नियम जो है वो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से मतलब परामर्श किया जाना चाहिए संविधान की व्याख्या के लिए, तो उसमें किया जा सकता है। लेकिन आपको बात बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है, ना ही राष्ट्रपति उनके आदेश जो सलाह है उनको मानने के लिए बाध्य है। एक बार ऐसा हो चुका है। सबसे पहले आपके 1951 में ऐसी बात आई थी। 1951 में एक केस हुआ था, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट, दिल्ली विधि अधिनियम, इसके मामले में राष्ट्रपति ने मांगा था परामर्श। ठीक है, और एक केस ऐसा हो चुका है कि राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद के मामले में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने, जिसके उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज थे एम.एन. वेंकट चलैया, इन्होंने 24 अक्टूबर 1994 को राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह को डिनाई कर दिया था, नहीं देने को कहा था। ठीक है, अब आज चलते हैं अनुच्छेद 144 में। अनुच्छेद 144 में ये चीज़ बताई गई है कि जो भी हमारे सिविल और जो न्यायिक अधिकारी होंगे, ठीक है, वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सहायक होंगे, उनकी सहायता करेंगे ज़रूरत पड़ने में। इसी तरह से अनुच्छेद 145 में बताया गया है कि न्यायालय की नियम पद्धति और प्रक्रिया के बारे में, मतलब ये चीज़ आपको बता दें कि प्रोसीजर्स और जो प्रैक्टिसेस है उनको आपके रूल्स बनाने की शक्ति प्रदान करता है कि आप कैसे भी उसको, कितने जो जज बैठेंगे कितने नहीं बैठेंगे, ठीक है, कार्रवाई कैसी होगी, जमानत मंजूर करना है, खर्चा क्या है, पुनर्वलोकन, इसके अलावा जो केसेस है उनको कैसे ट्रांसफ़र करना है, मूल अधिकारों को कैसे परिवर्तित करना है, इन सारे मामलों को वो रूल बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये इनके पास एब्सोल्यूट पावर है। इसके अलावा हमारा अनुच्छेद 146 है, इसमें बताया गया, हमारा लास्ट है यहाँ का, सर्वोच्च न्यायालय के पदाधिकारियों सेवक पर व्यय आदि का वर्णन इसमें बताया गया है। ठीक है, एक चीज़ और है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करने और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार उसको प्राप्त है, लेकिन प्रेसिडेंट नियम द्वारा, मतलब राष्ट्रपति नियम द्वारा ऐसे किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति विदाउट यूपीएससी के परामर्श से आप नहीं कर सकते। आपको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का परामर्श अनिवार्य होगा। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे डेफिनेटली। आपको 1 या 2 नंबर जरूर आएंगे, तो आप भूलेंगे भी नहीं अगर आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज कर लेते हैं। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अनदर डे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने चैनल को एंड लाइक करिएगा। ओके, गुड बाय।